ओके, तो क्वेश्चन नंबर 39 से हम लोग को आज स्टार्ट करना था और चलो ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 100 सेंटीमीटर। मींस सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल का मतलब क्या हो गया, दैट इज 2 पाई आर इज 100, ये बोल रहा है। आगे, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज। अब देखो ये कह रहा है कि अगर एक सर्कल है, लेट अस ड्रॉ वन सर्कल, प्यारा सा, ये 2 क्यों बन के तैयार हो गया। ओके, और इसके अंदर हमें स्क्वायर को क्या करना है, स्क्राइब करना है। तो यार है ओके, दिस वन। मान लो ये एक स्क्वायर है जो किसमें, सर्कल में इंस्क्राइब हो रहा है। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। ओके, तो उसका हमें साइड निकालना है। अब ध्यान से देखो, अगर तुम इस स्क्वायर के डायगोनल्स, क्योंकि देखो सर्कमफ्रेंस देने का मतलब क्या हो गया कि ये रिलेशन है आपके पास, ठीक है, दिस यू हैव ओनली दिस रिलेशन, और इस रिलेशन से क्या आपके पास सिर्फ एक वैल्यू निकल के आ सकती है, आर, दैट्स इट, उसके अलावा तो कुछ दिया नहीं है ना। तो हमें यह देखना है कि आर कैसे स्क्वायर से रिलेट हो सकता है। तो अगर यहां पे हम, लेट अस गो टू अ लाइन, ठीक है, अगर हम इसका डायगोनल ड्रॉ करें, दैट इज AC, इसका स्क्वायर का, तो स्क्वायर का डायगोनल्स कितने डिग्री पे होता है, कितने डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा, 90 पे ही करता है, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर होता है डायगोनल का, जब आप एक सर्कल में स्क्वायर को इंस्क्राइब करोगे तो इसका जो डायगोनल होगा दैट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्यों, दूसरा रीजन, ये डिग्री क्या, ये एंगल क्या होगा, एंगल्स और ट्राइंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसका मतलब अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब AC एक डायगोनल है स्क्वायर का, तो वो डायमीटर भी किसका है, सर्कल का। दूसरे तरीके से भी यहां पे हो गया। तो अब देखो ये जो हमें निकालना है साइड, दैट इज x, दिस वन इज x, सो दिस इज r, तो यहां पे ये r क्या हो जाएगा, 2r। ओके, तो अब हमें यह पता है कि यहां पे हम r निकालेंगे जिससे स्क्वायर का वो यानी डायगोनल और सर्कल का क्या हो जाएगा, डायामीटर, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, ठीक है, 225। अच्छा, आगे देखते हैं आंसर किस में आ रहा है, पाई में आ रहा है, तो इसका मतलब पाई को हमें सॉल्व करने की जरूरत है। दूसरे का है, एक मिनट, आंसर पाई में ही है ना, तो इसका मतलब पाई हमें सॉल्व यहां पे नहीं करना है। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, दैट विल बी 250, मतलब 50 अपॉन पाई, ये रेडियस हो जाएगा। क्लियर। तो अब ये जो हमारा डायगोनल AC है ये क्या हो जाएगा, 2r, दैट मींस 100 अपॉन पाई, 100 अपॉन पाई हो जाएगा। तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा, व्हाट विल बी साइड ऑफ स्क्वायर, वही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, द साइड ऑफ ए स्क्वायर। तो साइड और डायगोनल का क्या रिलेशन होता है, ठीक है, दैट इज, अगर इसको x माना हुआ है तो डायगोनल क्या होता है, x√2 होता है। तो ये हो जाएगा इक्वल किसके, 100 अपॉन पाई के, क्योंकि 100 अपॉन पाई क्या है, डायगोनल है, तो डायगोनल क्या होता है, साइड√2, सो x विल बी व्हाट, 100 अपॉन √2 पाई। लेट अस सी द ऑप्शन, क्या क्या दिया हुआ है, 100√2 अपॉन पाई दिया हुआ है, ये नहीं होगा, ठीक है, 50√2 अपॉन पाई दिया हुआ है, 100 अपॉन पाई दिया हुआ है, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि √2 तो है ही, ठीक है, और 50√2 दिया, यहां से पाई गायब है। अब देखो यहां पे हमारे पास 100 है, ठीक है, तो अगर आप इसको करोगे क्या, दैट इज डिवाइड, तो इसको √2 से और इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा, √2 इंटू √2 2, और ये क्या देगा 50, दैट इज 50√2 अपॉन पाई। तो हमें 100 अपॉन √2 पाई डायरेक्ट आंसर नहीं मिल रहा था, तो हमने उसको कन्वर्ट किया एज पर द आंसर, ठीक है।
पॉइंट समझ में आया? किसी को कोई डाउट? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 3 to the power x plus y is equal to 243 and 3 to the power x minus y is equal to 3। देखो सॉल्यूशंस एक होगा या कई सारे होंगे या नहीं होंगे, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां पे जो हमारे पास दिया हुआ है 3 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 243 और 3 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहां से पहले लीनियर इक्वेशंस को हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 243 3 के पावर में कितना हो जाएगा 3 अपॉन 243। कितना होगा 243। अच्छा अच्छा ये वाला, सॉरी चलो 243, थैंक यू बाबा। 243 अपॉन एक्स, हाँ ये वाला कितना होगा 3 to the power 5। ठीक है, अब देखो बेस सेम हो गया, तो इसका मतलब ये जो पावर है वो भी क्या हो जाएगी इक्वल। तो यहां से क्या आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब इस पे आते हैं, तो 243 क्या होगा 3 to the power 5 हो जाएगा, और इसका पावर क्या है x माइनस वाई। ठीक है, यानी x माइनस वाई है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू 3। तो यहां से हमें क्या मिलेगा 3 to the power 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 3। अब देखो यहां पे बेस सेम है, तो पावर्स भी क्या हो जाएंगे इक्वल। यहां पे पावर क्या होगा 1, तो ये आ गया 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। अब देखो a1 अपॉन a2 यहां पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन 5। b1 अपॉन b2 यहां से क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 5। ठीक है, तो यहां पे पहले ही a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो गया। तो इसका मतलब जब पहले ही यस देयर विल बी यूनिक सॉल्यूशन मींस देयर विल बी वन सॉल्यूशन। ठीक है, अगर यहां पे a1 अपॉन a2 b1 बाई b2 के इक्वल आता तो हम c1 बाई c2 पे जाते, और अगर c1 बाई c2 भी इक्वल आता तो इसका मतलब इनफाइनाइट, और अगर c1 बाई c2 इक्वल नहीं आता तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन। तो सिंपल यहां पे सॉल्यूशंस कैसे बता सकते हैं, जब हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के क्या होंगे हमारे पास कोफिशिएंट्स होंगे। इसमें किसी को डाउट है? अगर है तो पूछे, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट। चलो अब सेक्शन सी पे आते हैं। ये कह रहा है सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ दैट इज केस स्टडी बेस्ड 10 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच। 10 क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक एक केस में आपके क्वेश्चंस होंगे। एनी 8 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड। अब देखो टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, सी है। ठीक है, तो आपको ओएमआर शीट में भी एक बार देखना पड़ेगा, जैसे 41, 42, 43, 44, 45। एक केस में 5 क्वेश्चन, दूसरे केस में देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी दोनों केसेस को मिला के 10 क्वेश्चंस हैं। और आपको करने कितने, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है एनी 8 क्वेश्चन।
मतलब आप पहले केस का 3 कर सकते हैं, दूसरे केस के 5 कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे क्या बोल रहा है कि एनी 8 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 5 क्वेश्चन है, तो इसका मतलब एक केस का आप सिर्फ 5 ही कर सकते हैं। तो आपको यह देखना है कि इन 10 क्वेश्चंस में से, चाहे वो दोनों केसेस ऑब्वियसली अलग अलग होंगे, लेकिन इन 10 केसेस में से कौन से 8 आपके कंफर्म है, छोड़ना तो है ही नहीं, ठीक है। तो कौन से 8 आपके कंफर्म है, पहले केस में से 2 आ रहा है, दूसरे में से 5 आ रहे हैं, तो पहले का 2 करो और दूसरे का 5 कर दो, लेकिन नंबर्स के सामने जो आप सर्कल करें, ओएमआर शीट को फिल करें, वो सही करें। पहले केस का 5 आ रहे हैं, दूसरे केस के सिर्फ क्या आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो आप सिर्फ वही करें, ठीक है, बाकी 2 छोड़ दे। क्लियर? 10 को नहीं करें, क्योंकि अगर 10 को अटेम्प्ट करेगा तो शुरू के 8 ही काउंट होंगे, मतलब पहले केस का 5 चेक कर देगा और दूसरे केस का 3 चेक करेगा, बाकी के 2 हटा देगा। इसलिए बहुत सोच समझ के इसको आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। कौन सा? अब केस 1 कह रहा है। अब केस 1 पहले ये बताओ, बिना कुछ पढ़े किस चैप्टर से लग रहा है? यस, दैट इज क्वाड्रेटिक। आपका जो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। यस, तो यहां पे ये कह रहा है द फिगर गिवन अलोंगसाइड शोज द पाथ ऑफ ए डाइवर व्हेन शी टेक्स, यानी एक डाइवर होता है तो ऑब्वियसली इट मेक्स अ पैराबोला, ओके, एंड इट इज गिविंग यू अ ग्राफ व्हिच इज अ पैराबोला एंड इट इज डाउनवर्ड साइड, इट इज ओपन डाउनवर्ड साइड। और हमने ये स्टडी किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर ग्राफ जो है ऊपर के साइड में है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है, ये जो ए होगा ये क्या होगा, पॉजिटिव, और अगर ये ओपन डाउनवर्ड है तो इसका मतलब इसका ए क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। ये चीज हमने स्टडी किया था। आगे बढ़ते हैं, ये दिमाग में आ गया कि ये पैराबोला है और ये कैसा ओपन है, डाउनवर्ड के साइड। इसका मतलब ये जिस इक्वेशन का, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी आपका ये पैराबोला है तो उसकी ए की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। देखो यहां पे है कि दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय -16t² प्लस 8t प्लस k वेयर t इज व्हाट, टाइम। देखो अब यही चीज है, बहुत अच्छे से कनेक्ट करना कि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसने कनेक्ट किया किससे, प्रैक्टिकल यानी कि रियल लाइफ एग्जांपल से, कि यहां पे जो टाइम हम पुट करते थे, पुट द वैल्यू, ये चेक करो ये इसका 0 है कि नहीं, तो वहां पे हम -1 पुट करते थे, अगर पूरे इक्वेशन को की वैल्यू 0 आ गई तो वो उसका क्या होता था, जीरोस होता था। तो यही कह रहा है, देखो जब ये डाइवर जंप कर रहा है तो हर टाइम पे उसकी अपनी एक पोजीशन है, यस और नो, यहां पे मैक्सिमम है, ठीक है, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है उसकी पोजीशन, मतलब कि वाटर लेवल से उसकी अपनी एक हाइट है, ठीक है, और ये हाइट जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे है। इसी वजह से t क्या है, दैट इज हाइट एट टाइम t। व्हाट इज ht? दैट इज हाइट एट टाइम t। 1 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद, 3 सेकेंड बाद कूदने के, ठीक है, जंप करने के, ठीक है। तो यहां पे जो इसका पूरा ओवरव्यू मैंने एक्सप्लेन किया। अब आगे बढ़ते हैं। एनी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ डाइविंग बोर्ड 48 फीट अबव द, यानी ये जो यहां पे खड़ी है एनी, ये वाटर लेवल से कितना ऊपर है, 48 फीट, ठीक है। She took a dive on into the pool. Her height in feet above the water level at any time t is given by this polynomial. ठीक है, यानी जब वो जंप कर रही है 2 सेकंड बाद हाइट क्या होगी, 3 सेकंड बाद हाइट क्या होगी, ये सारी चीजें इस एक्सप्रेशन से हम देख सकते हैं। और चूंकि पैराबोला है तो ऑब्वियसली द इक्वेशन विल बी क्वाड्रेटिक एंड व्हिच इज सीन हियर, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है फर्स्ट वन, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। अब k की वैल्यू हमें निकालनी है, क्लियर। k की वैल्यू निकालने के मतलब है ये सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए, पॉइंट समझ में आया? अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 41 को सॉल्व करने के लिए k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। व्हाट इज द पॉलिनोमियल, व्हाट इज द इक्वेशन, दैट इज -16t² प्लस 8t प्लस k। आपके पास यह है कि जब वो जंप करने से पहले वो कहां पे खड़ी है, वो खड़ी है बोर्ड पे, और जब जंप करने से पहले उसकी हाइट कितनी है वाटर लेवल से, 48। तो ये जंप करने से पहले जो टाइम है वो 0 है ना,
यानी टाइम 0 सेकेंड पे वो कहां पे है, 48 फीट अबव द ग्राउंड। तो अगर हम यहां पे t की वैल्यू 0 रखें, हाइट एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ठीक है, फिट हो सकता है। देन यहां पे भी क्या हो जाएगा, यहां पे भी क्या हो जाएगा, प्लस के, हाइट एट टाइम t दैट इज टाइम 0 इज 48 है। हाइट एट टाइम 0 कितना है, 48 फीट, उसकी वैल्यू लिख दी। जैसे याद करो 9th क्लास में जब आप फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते थे, तो पता चला 2 की वैल्यू रख रहे हो, यानी पॉलिनोमियल इन 2 रखा, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू -2 आ रही। तो इसका मतलब 2 रखने पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब उसका फैक्टर नहीं होता था, यही हम समझते थे ना। तो यहां पे हाइट एट टाइम 0 की वैल्यू है। जैसे यहां पॉलिनोमियल having the value, variable value क्या 2, then it is giving you some value ना, ठीक है। तो height at time 0 is what, 48, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, क्या बचा है यहां पे k, तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या आएगी, that is +48, that is +48। कोई डाउट इसमें, यस कोई डाउट। कैसे हमने रियल टाइम, आदित्य है कि नहीं, वो हमेशा रियल टाइम एग्जांपल पूछता है ना, आदित्य नहीं है, हाँ भाई कोई डाउट है पहले वाले में, इस एक्सप्रेशन को समझने में, इसकी लैंग्वेज समझने में। वंस मोर, ठीक है। देखो यहां पे ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, लेकिन यहां पे क्योंकि इक्वल साइन है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ग्राफ को, किस ग्राफ को, ये वाला, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है ये क्या है, व्हेन द स्विमर जंप्स इट इज फॉर्मिंग अ पैराबोला, इस ग्राफ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब यहां पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा गया है कि हाइट, यानी पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट किया गया या इक्वेशन रिप्रेजेंट की गई है, तो ऑब्वियसली ये जो वेरिएबल यूज किया गया जाता है उसकी वैल्यू यहां पे लिखी जाती है। तो h टू द पावर t का मतलब क्या हो गया, जैसे हम लिखते थे पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो ये px क्या रिप्रेजेंट करता था, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। तो h, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हर ग्राफ का हर पॉइंट उसकी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी ग्राफ का हर पॉइंट उसकी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम द वाटर लेवल। तो ये हो गया हाइट इन टाइम t, ठीक है। एंड दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, दैट इज -16t² प्लस 8t प्लस k। तो अब यहां पे कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमारे पास है क्या कि जब ये यहां पे खड़ी है तो किस टाइम पे खड़ी है, एट 0 सेकेंड, वहीं से तो स्टार्टिंग होगी। तो 0 सेकेंड पे इसकी हाइट यहां पे कितनी है, 48। तो h यानी हाइट एट टाइम 0 जब आप पुट करोगे तो यहां पे भी वेरिएबल्स की वैल्यू 0 पुट करना पड़ेगा। तो हाइट एट टाइम 0 क्या होगा, 48 होगा ना, हाइट एट टाइम 0, बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, द हाइट्स, ठीक है। और ये 0 हो जाएगा, बचेगा यहां पे k, तो इसका मतलब k की वैल्यू 48। अब समझ में आया या भी डाउट है, हाइट एट टाइम t है, h अकेला नहीं ले रहा है, हाइट एट टाइम t, इस पूरे एक्सप्रेशन से हाइट रिप्रेजेंट होगी, ठीक है। तो दैट इज नॉट ओनली h, दैट इज हाइट एट टाइम t, ठीक है। 1 सेकेंड पे हाइट क्या होगी, तो दैट विल बी -16, 1 प्लस 8 1, और k की वैल्यू अभी हमने निकाली क्या है, 48। तो ये हो जाएगा -16 प्लस 8 प्लस 48, तो ये हो जाएगा हमारा 56 माइनस 16, दैट इज 46, 6 दैट इज 40 मीटर्स। यानी जब वो जंप करेगा, ठीक है, तो सॉरी ज्यादा आना चाहिए, +8 प्लस k की वैल्यू क्या आ गई, 48 ही तो आई है।
क्यों ये ऐसे क्यों आ रहा है, नेगेटिव क्यों आ रहा है? के की वैल्यू 48 है, के की वैल्यू 48 है, तो के की वैल्यू 48 पुट करें तो 48 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 56। 56 माइनस 16 क्या हो जाएगा? दैट इज 40। तो एट टाइम 0 है, तब तो ये हाइट इसकी बढ़नी चाहिए ना। हाँ, वेट अ सेकेंड, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, निगेटिव है ना। जब ऊपर जाएगा तो वैल्यू क्या होगी? निगेटिव है, ए की वैल्यू क्या है? निगेटिव है। पॉइंट समझ में? इट इज गोइंग लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, ठीक है। तो ए की वैल्यू निगेटिव है, अगर हम -48 भी लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, दैट इज -40 एंड -16, तो ये हो जाएगा -56। तो -56 तो और कम हो गया। अगर -48 होता के की वैल्यू, मतलब निगेटिव ले रहे हैं, ठीक है, तो -56 तो और कम हो जाएगा ना। 40 -56 तो ज्यादा है। यस सही है, पॉइंट समझ में आ गया। चलो वो जो अभी मैंने डिस्कस किया वो उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो 48 कैसे आया ये समझ में आ गया। हमें सिर्फ एक्सप्रेशन पे अभी करना है, हमारा आंसर आना चाहिए। everyone in the chat box, कौन सा? नहीं नहीं, वो बाद में बताएंगे। देखो यहां पे वो चीज समझने के लिए ना हमें ये देखना पड़ेगा कि ये ग्राफ किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, तो और डिटेलिंग पे जाना पड़ेगा। उसका आंसर सही है, ये 48 सही है, ठीक है। वो जो 40 आ रहा है वो भी सही है, क्लियर। क्योंकि हम देखेंगे किस क्वाड्रेंट, क्योंकि अभी यहां पे क्वाड्रेंट नहीं पता ना किस क्वाड्रेंट में है, एक्स कहां तक टच कर रहा है, वाई कहां तक टच कर रहा है, तो उसके लिए पूरी ग्राफिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन इसका मतलब मैं ये चेक कर रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है कि, चलो नेक्स्ट वन। अब देखो, एट वॉट टाइम विल शी टच द वॉटर इन द पूल। देखो एकदम बहुत ही सिंपल है। अब जब वो वॉटर को यहां टच करेगी तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी? 0। यस और नो? जब वाटर को टच करेगी तो हाइट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी कि नहीं? ठीक है, तो अगर इस एक्सप्रेशन को देखो तो हाइट एट टाइम टी, एनी टाइम टी, क्योंकि वही टाइम हमें निकालना है ना, तो हाइट एट टाइम टी विल बी व्हाट? 0। और यहां पे आ जाएगा -16t² प्लस 8t प्लस, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? व्हाट यू विल गेट? देखो यहां पे -8 तुम कॉमन ले सकते हो, कितना आ जाएगा? 2t²। यहां पे क्या आ जाएगा? -t, और यहां पे क्या आ जाएगा? -6, ठीक है। -8 टू द पावर 0 अपॉन दिस विल गिव यू 0, ठीक है। ये आ गया 2t² -t -6। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 2t² -t -6 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे -t आ रहा है तो व्हाट वी कैन गेट? -3t प्लस 2t हो जाएगा, फैक्टर्स, ठीक है। और नहीं यही होगा, क्या होगा? सॉरी ये नहीं होगा, 12t है ना, 6 2 12, तो यहां पे हो जाएगा -4t प्लस 3t, बिकॉज इट विल गिव यू -4 इंटू 3, दैट इज -12, and -4 plus 3 will give you -1, and this will be -6. So कॉमन हम लेंगे, यहां पे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये आ जाएगा t-2 प्लस कॉमन, यहां पे क्या आ जाएगा? t-2 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये आ गया 2t प्लस 3
और ये हो जाएगा t माइनस टू इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू -3/2। टाइम निगेटिव में आ ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू हम अवॉइड करेंगे। t माइनस टू इज इक्वल टू 0 मतलब t इज इक्वल टू 2, यानी जंप करने के 2 सेकेंड के बाद वो कहां होगी, पूल के, यानी जो पानी जो होगा उसको टच कर रही होगी। कोई डाउट इसमें? तो ये आपका क्वेश्चन आपके थ्योरी को आपके प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करता है, ठीक है। हाउ वी आर टेकिंग द वैल्यूज दैट यू हैव टू फोकस। आगे बढ़े। Okay, now what is the next? Rita's height in feet above the water level is given by another polynomial pt, यानी कि रीता की जो हाइट है वो एक दूसरे पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट किया जा रहा है जिसके जीरोस क्या है, -1 and 2। तो पॉलिनोमियल यानी एक पॉलिनोमियल ऊपर मिला आपको, दैट इज ht, और वो क्या है -16t² + 8t + k। ओके, ये कह रहा है कि जो रीता की हाइट है अबव वाटर लेवल दैट इज 48 फीट, ठीक है, वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है एक दूसरे पॉलिनोमियल से, ठीक है, अनदर पॉलिनोमियल इन टाइम t, और इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है, दैट इज -1 and 2, यानी अल्फा क्या है -1 और बीटा क्या है, दैट इज 2। तो कह रहा है कि पॉलिनोमियल क्या होगा, व्हाट विल बी पॉलिनोमियल। तो सिंपल जीरोस से यहां पे पॉलिनोमियल बनाना है, दैट्स इट, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -1 + 2 दैट इज 1, ये हो जाएगा b/a -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, -3 दैट विल गिव यू c/a, सॉरी -2 दैट विल बी c/a। अब देखो यहां पे डिनोमिनेटर क्या है 1, यहां पे डिनोमिनेटर क्या है 1, तो इसका मतलब यहां पे a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू क्या आ गई 1, और c की वैल्यू क्या आ गई -2। देखो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, क्योंकि -b 1 है, तो b की वैल्यू b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -2। सिंपल जीरोस बनाना जो हम सीखते हैं। अब देखो ये अगर हम देखें तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं x² यानी पॉलिनोमियल इन t क्या हो जाएगा, t² - t -2, ये एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। लेट अस कंपेयर इट। अब यहां पे t² + t -2 है, ये भी नहीं होगा, t² + 2t - 1 ये भी नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा इन कोफिशिएंट्स पे ध्यान दो, ये 24 है, ये 24 है, ये भी 48 है, तो अगर 24 कॉमन लोगे तो ये t² t और 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां पे डायरेक्ट आंसर इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, आपको कन्वर्ट करके दिया हुआ है, ठीक है। यहां पे एक और चीज सामने आ गई कि देखो कैसे कन्वर्जन करके, डायरेक्ट आंसर्स भी आपको नहीं मिल रहे हैं, क्लियर। तो अब वहां पे देखो बीच में यहां पे माइनस है, यहां भी माइनस है, तो हमारे इस एक्सप्रेशन से रिलेटेड कौन सा होगा, यहां पे कुछ गलती हो गई है मुझसे, अल्फा इंटू बीटा -2 होगा, ठीक है, दैट इज c/a, तो c की वैल्यू -2 हो गई, b की वैल्यू -1, अच्छा हाँ ठीक है, सॉरी। अब यहां पे अगर हम देखें इस वाले डी एक्सप्रेशन को, अगर तुम -24 कॉमन लेते हो तो अंदर क्या बचेगा, t², यहां पे क्या बचेगा -t, और यहां पे क्या बचेगा -2। तो देखो t² -t -2 इसमें मिल रहा है, ठीक है, -24 कॉमन लेने पे, तो जाहिर सी बात है हम कॉमन वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्लियर। तो इस वजह से हमारा आंसर यहां पे कौन है, that is t, means polynomial in t is represented by -24t² + 24t + 48, क्योंकि -24 कॉमन लेने पे we are getting the skeletal expression,
जो हमारा स्केलेटल एक्सप्रेशन है। अब जैसे मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 8t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 16। क्या ये पॉलिनोमियल की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा? ठीक है, तो यहां पे वही चीज है कि स्केलेटल एक्सप्रेशन हमारा ये है। कोई डाउट इसमें? इन क्वेश्चन नंबर 43 कैसे हमने एक्सप्रेशन निकाला, यानी जीरोस से कैसे पॉलिनोमियल बनाया और उस पॉलिनोमियल से कैसे हम आंसर्स तक पहुंचे। किसी को थोड़ा भी कहीं भी दिमाग के किसी कोने में Okay, now coming to question number 44, what it says, a polynomial q in t with sum of zeros. अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, sum of zeros is 1 and product of zeros is -6 is modeling Anu's height in feet above the water at any time t, then what is the polynomial? पिछले वाले में क्या दिया था, सिर्फ जीरोस, और यहां पे क्या दे रहा है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहां पे दे रहा है अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, क्या दे रहा है 1, और अल्फा इंटू बीटा क्या दे रहा है -6। तो यहां पे हमें वही करना है जो अभी इससे पहले किया था। बस कल भी मैंने बताया था कि जब क्वेश्चन में जीरोस दिया जाए या सम ऑफ जीरोस दिया जाए तो वहां पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो -b/a ये हो जाएगा 1 के बराबर, और c/a क्या हो जाएगा -6। अब देखो यहां भी डिनोमिनेटर में 1 मिल रहा है, यहां भी हमें 1 मिल रहा है डायरेक्टली, तो हमें कोई भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है। तो यहां से हमारा a की वैल्यू क्या आ गया 1, माइनस b की वैल्यू क्या आ रही है 1, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, c की वैल्यू क्या आ रही है -6। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, उसी से इक्वेशन बनेगा, दैट विल बी qt, है ना। तो qt क्या हो जाएगा, दैट विल बी t स्क्वायर माइनस t माइनस 6, ये आ जाएगा। लेट अस सी, यहां पे t स्क्वायर प्लस t प्लस 6 है, t स्क्वायर प्लस t माइनस 6 नहीं, दोनों एक्सप्रेशन दोनों टर्म्स में माइनस है। तो लेट अस सी, अब देखो यहां पे इस वाले में -8 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा t स्क्वायर, यहां पे बीच वाले टर्म में क्या बचेगा -t, और यहां पे क्या बचेगा -6। तो देखो स्केलेटल इक्वेशन मिल रही है, तो इसका मतलब यहां पे -8 कॉमन लेने पे हमारी स्केलेटल इक्वेशन मिल रही है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या होगा सी। दैट्स इट। ओके, सेम चीज, बट यहां पे सम ऑफ जीरोस की बात कर रहा था, पीछे सिर्फ जीरोस की बात कर रहा था। ठीक है, कहां पे, तो जब भी आप निकालेंगे तो इक्वल 0 ही करना पड़ेगा ना। पॉलिनोमियल और इक्वेशन में ये तो फर्क है, वहां पे आप इक्वल साइन यूज करते हो, वहां पे नहीं करते। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। क्या बोल रहा है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल है, आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर देन के इज, ये कह रहा है जीरोस जो है एक दूसरे के नेगेटिव है। ठीक है, यानी इस पॉलिनोमियल के, इसको लिख लेते हैं, that is r in t, polynomial r है in t, that is -12t स्क्वायर, ठीक है, प्लस k -3t, और दिया हुआ है +48, आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर, मतलब ये हो गया अल्फा इज इक्वल टू -बीटा, ये दे रहा है। ठीक है, ये तो दे रहा है, the zeros of the polynomial are then value of k is what, हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो देखो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, ये कह रहा है दोनों एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव हैं एक दूसरे के। दैट्स इट। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास एक्सप्रेशन है rt -12t स्क्वायर प्लस k -3t प्लस 48। ये पॉलिनोमियल हमारे पास है जहां पे हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। समझ में? तो यू मस्ट हैव सम वैल्यूज, क्योंकि यहां पे t की वैल्यू कुछ पुट करनी पड़ेगी, तभी हमारे पास क्या आएगा कि पूरा एक्सप्रेशन की एक फाइनल वैल्यू निकलेगी और k की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। लेकिन क्या यहां पे पता है कि t की वैल्यू क्या है, किस टाइम पे बोल रहा है?
कुछ नहीं बोल रहा है। तो फिर हाउ वी विल मूव इन, कैसे मूव करेंगे, क्या कर सकते हैं? यहां पे एक हिंट दे रहा है कि द जीरोस आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर। देखो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा दे रहा है, इसी में हिंट है, यही तो है। ये तो कह रहा है जीरोस, अब जीरोस की वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अल्फा और बीटा दो जीरोस होते हैं, और ये कह रहा है दोनों एक दूसरे के क्या है, नेगेटिव ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा जीरो हो जाएगा। अगर इस एक्सप्रेशन में माइनस बीटा को इधर लाओगे, अल्फा प्लस बीटा जीरो हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, जीरो, माइनस बी बाई ए क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखो माइनस बी की वैल्यू यहां पे क्या है, के माइनस 3, ए की वैल्यू यहां पे क्या है, माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। 12 इंटू जीरो क्या होगा, जीरो, के की वैल्यू 3 आ गई। सी, जो गिवन इंफॉर्मेशन उसी में आंसर होता है, मैं हमेशा कहता हूं। तो यहां पे यही हो रहा है, के की वैल्यू हमारी क्या आ गई, दैट इज 3, एंड लेट अस क्रॉस चेक इट। आ गई, दैट इज 3। ओके, पॉइंट समझ में आ गया। यहां पे दे रहा था कि जीरोस एक दूसरे के नेगेटिव है, सब कुछ इसी में छिपा था। अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन आ गया, जिससे हमने माइनस बी बाई ए पुट कर लिया, वैल्यूज पुट की, के को सॉल्व कर लिया। एनी डाउट, एनी वन? बस स्ट्रैटेजी पे फोकस करते चले जाइए। जितना भी मुश्किल से मुश्किल केस बेस है, सब आपके कॉन्सेप्ट पे बेस होगा। अब आते केस स्टडी पे। यहाँ पे फील्ड की बात कर रहा है, बड़ा ही खतरनाक दिख रहा है। सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारे क्वेश्चन किससे है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सब कुछ समा लेंगे अपने दिमाग में, जो जो पढ़ा। ठीक है, अब क्वेश्चन जो कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम आंसर करते रहेंगे। क्या बोल रहा है, अ हॉकी फील्ड इज द प्लेइंग सरफेस फॉर द गेम ऑफ हॉकी। अच्छा, बड़ी नई चीज बताई। Okay, historically the game was played on natural turf grass, but nowadays it is predominantly played on an artificial turf. It is rectangular in shape, 100 yards by 60 yards, यानी ये यहां पे डायमेंशन दिया हुआ है, 100 yards length and 60 yards that is breadth. आगे क्या बोल रहा है, goals consist of two upright posts placed equidistant from the center of the back line joined at the top by horizontal crossbar. ये सब कुछ डायग्राम में हमें दिख रहा है। The inner edges of the post must be 3.66 meters यानी 4 yards apart, and the lower edge of the crossbar must be 2.14 meters that is above the ground. चलिए, हमने सारे डायमेंशंस को देख लिया, आगे बढ़ते हैं। Each team plays with 11 players on the field during the game, including the goalie. Positions you might may include. अब देखो यहाँ पे 11 प्लेयर होते हैं, ये होते हैं क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये कुछ पूछने वाला है। हाँ, ये पूछ सकता है कौन सा प्लेयर किस पोजीशन पे, उसको कोऑर्डिनेट बताओ, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब ये कह रहा फॉरवर्ड एज शोन बाय प्लेयर, यानी ये पोजीशंस बता रहा है प्लेयर्स की, फॉरवर्ड जो खेल रहे हैं दैट इज शोन बाय प्लेयर, दैट इज ए बी सी डी। ठीक है, उसके बाद सेंटर फॉरवर्ड ये खेल रहे हैं। मिडफील्डर्स जो हैं वो ई एफ जी हैं, दैट इज मिडफील्डर्स हैं। ठीक है, और उसके बाद फुल बैक्स जो हैं वो एच आई जे खेल रहे हैं, दिस वन, ये फुल बैक्स हैं, ये आपके मिडफील्डर्स हैं, और ये आपके दैट इज फॉरवर्ड है, और गोली हमारा दैट इज के। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने कहानी पढ़ ली, 100 यार्ड्स, ये सारी चीजें समझ में आ गई। और यहां पे हमें बड़ा बड़ा एक ग्राफ, यानी कि उसके एक्सेस भी दिखाए गए, एंड दिस इज व्हाट द ओरिजिन ऑफ द ग्राफ। ठीक है, और यहां पे हमारी वैल्यूज भी दी हुई हैं टुवर्ड्स एक्स एक्सेस, प्लस वाई एक्सेस, माइनस एक्स एक्सेस एंड माइनस वाई। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमसे पूछना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ई एच जे। देखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ई एच जे, यानी ई एच क्या है, ये स्केल से अगर हम ड्रॉ करें ई एच जे, इसमें मैं सीधा सीधा नहीं बना पाऊंगा, ये हमारा ई हो गया। ठीक है,
ये और दिस वन। अरे ये क्या किया मैंने डिलीट पे क्लिक हो गया, इतनी मेहनत से बनाया मैंने। ये हो गया ई और ये हो गया, तो मैं स्क्रॉल करूंगा, चलो कोई बात नहीं, नीचे आ जाएगा। अब देखो इसको वापस फिट कर देंगे। ये कह रहा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड किसको कहते हैं, कोई बताएगा? निकालने का किसी भी मतलब जो ट्राइंगल का सेंट्रॉइड होगा, दैट इज अ इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, अब सेंट्रॉइड निकालने का जो आपका शॉर्टकट होता है, यानी कि जो फॉर्मूला होता है, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3, दैट इज x3, क्योंकि ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं। सी दिस, ठीक है, 3 वर्टिसेस होते हैं ना, ठीक है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और दूसरा कोऑर्डिनेट किससे आता है, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये लिख लो, ये सेंट्रॉइड निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला। पहले इसको लिख लो। आज बीएसएनएल में जंग छिड़ी हुई है ग्रुप में, किसी का नेटवर्क आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है। ठीक है, लिख लिया, आगे बढ़े। क्या चीज इनटू, ये नहीं, ये x है, ये y ना, यानी जो सेंट्रॉइड, अभी वही बता रहे हैं। असल में यहां पे आ नहीं सकता ना, वहां पे सीधी लाइन बन नहीं पा रही। चलो मैं कोशिश करता हूं कि कैसे इसको करें। जैसे मान लो ये एक ट्राइंगल है, असल में इसमें से वही बनता है ना। अब ठीक है, मान लो आपने ये मीडियन ड्रॉ किया, मीडियन, अब वो परपेंडिकुलर हो ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, ट्राइंगल का मीडियन, ठीक है। ये आपने ड्रॉ किया मीडियन, और ये आपने ड्रॉ किया मीडियन। तो जो ट्राइंगल के मीडियंस जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, ट्राइंगल्स के मीडियन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। तो यहां पे जो आपका आपका जे था, तो यहां पे मैं यही देखना चाह रहा था, इज इट फॉर्मिंग एन इक्विलेटरल और दैट इज आइसोसेलेस और दैट इज स्केलीन, ठीक है। लेकिन यहां से ये पता नहीं चल पा रहा है, तो पता नहीं चल पाएगा। तो अगर मान लो इक्विलेटरल होता है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे आपका ये जो होगा, दैट इज डिवाइडेड इनटू द रेशियो ऑफ 2:1। अगर इक्विलेटरल है तो वहां पे ये रेशियो क्या हो जाता है, दैट इज 2:1। तो वहां पे हम m1:m2 इज इक्वल टू 2:1 लेके इसके कोऑर्डिनेट्स को हम क्या कर सकते थे, निकाल सकते थे। लेकिन यहां पे ये वाला दिया ही नहीं हुआ है, पॉइंट समझ में आया? तो वही मैं चेक करना चाह रहा था कि अगर नहीं है तो इसका मतलब दूसरा वही जो उन्होंने दिया है, दैट इज अ शॉर्टकट फॉर्मूला टू कैलकुलेट व्हाट द सेंट्रॉइड, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, दैट्स इट। तो हमारा आंसर क्या आएगा, वी विल नॉट कैलकुलेट इट, ऑलरेडी इट्स देयर, दैट इज -2 3/1, ठीक है, -2 3/1, ये आंसर आपका दिया हो, -2 है, ठीक है, -2/3 है, ठीक है। तो सेंट्रॉइड क्यों मैं फिगर पे ध्यान दे रहा था, मान लो फॉर्मूला को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं ना एनसीईआरटी में, ठीक है, वो मेरे दिमाग में था। लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो वहां पे कम से कम इक्विलेटरल दे रहती है, ताकि हमें m1:m2 क्या हो जाए, 2:1 का रेशियो होगा। जैसे मैंने बताया, अगर ये इक्विलेटरल होगा तो रेशियो क्या आ जाएगा, 2:1, ठीक है। ये नहीं आ रहा है ना, फिगर से मिल रहा है, तो वी मस्ट गो फॉर दिस, दैट्स इट। ये मेरा बताने का मकसद है, पॉइंट समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट इट सेज। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 47 में, इफ अ प्लेयर P नीड्स टू बी एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम A and G सच दैट A P G आर इन स्ट्रेट लाइन, देन पोजीशन ऑफ P विल बी गिवन बाय। बस थोड़ी सी दिक्कत यही हो रही है, काम करते हैं, इसको मैं इसमें भी ओपन कर ले।
थोड़ा सा स्मार्ट खेलते हैं ना। क्योंकि बार बार स्क्रॉल अप एंड डाउन करो तो, अरे भैया आज इन लोगों ने तो एकदम घमासान मचा रखा। हाँ ये बात है, मतलब गुस्सा आता है जब पढ़ाई के लिए लगवाया है उसी वक्त चला जाए इंटरनेट, तो ऑब्वियसली गुस्सा आता है। क्लास, मैंने तो क्लास के लिए लगवा रखा है। सही है, बस वही है कि काम। हाँ अब देखो यहां पे क्या कह रहा है कि इफ अ प्लेयर पी नीड्स टू बी एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम प्लेयर पी, कहां गया हमारा, कहां है पी, अच्छा, एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम ए एंड जी, यानी कोई प्लेयर है, ठीक है, एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम ए एंड जी, मतलब ये वाला, ठीक है, कोई प्लेयर पी है, इट्स नॉट मेंशन्ड ओवर हियर, बट कोई प्लेयर पी है जो कि ए और जी से कहां रहना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस पे, ओके, सच दैट ए पी जी आर इन स्ट्रेट लाइन, देन पोजीशन ऑफ पी, यानी ये क्या हो जाए, ठीक है, यानी P जो होना चाहिए एपीजी स्ट्रेट लाइन में भी होना चाहिए, और P जो है वो क्या होना चाहिए, इक्विडिस्टेंट होना चाहिए। मतलब यहां पे ये क्या हो जाएगा, किस रेशियो में, 1:1, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है कि P की पोजीशन क्या होगी, यानी कोऑर्डिनेट निकालने, तो ऑब्वियसली यहां पे हम क्या यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। अब G के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, सॉरी दैट इज G के कोऑर्डिनेट्स हमारे हो जाएंगे 1 -3, और A के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो 3 पे है और -6, दैट इज 3 -6, सॉरी +6, ठीक है। तो P के क्या हो जाए कोऑर्डिनेट, दैट इज x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, क्योंकि यहां पे APG स्ट्रेट लाइन है और P बीच में आ रहा है, इसलिए हम स्पेशल केस यहां पे यूज करेंगे। तो x1 क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1 + 3, दैट इज 4/2, दैट मींस 2, तो इसका 2 आ गया, और -3 + 6 क्या हो जाएगा y के लिए, /2, दैट इज 3/2, दैट मींस 1.5, तो 2 और 1.5, लेट अस सी द आंसर, 2 and 1.5, और ये दोनों प्लस में है, यस, तो इसका मतलब सी इसका ऑप्शन, ठीक है। तो ये कह रहा था प्लेयर P क्या है, वो A और G के बीच में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो यहां पे सीधा हमें A और G की जो कोऑर्डिनेट्स थे उसको यूज करके 1:1 रेशियो वाला स्पेशल केस यूज करके हमें P का कोऑर्डिनेट्स निकालना था। कोई डाउट यहां तक किसी को, पॉइंट समझ में आया। यहां पे क्या किया हमने, थैंक यू। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है। ये कह रहा था पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम I एंड E, यानी I, दिस वन इज I, ठीक है, एंड दिस वन इज E, तो I और E से एक्स एक्सिस पे पॉइंट हो और वो क्या हो, इक्विडिस्टेंट हो, ठीक है। अब देखो इक्विडिस्टेंट बोल रहा है, मान लो मैंने यहां पे एकदम बीचों बीच बना दिया खतरनाक सा पॉइंट M, सबको दिख रहा है, विजिबल है, ठीक है। अब देखो ये कह रहा I और E से इक्विडिस्टेंट हो, यानी IM जो है वो किसके इक्वल है, ME के, यही तो, लेकिन ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा उसका y 0 होगा, ठीक है। देखो ये जो M है, ये M जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पे है, तो इसका मतलब इसकी x की कोई तो वैल्यू होगी, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। पॉइंट समझ में आया। ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं लाई कर रहा है, इस वजह से हम
सेक्शन फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला आप कहां यूज करोगे, व्हेन यू विल हैव अ स्ट्रेट लाइन। तो सिंपल यहां पे आई एम इज इक्वल टू एम ई आपको करना है। आई एम के लिए यहां पे इसके कोऑर्डिनेट चाहिए, क्या हो जाएगा -1 1, और ई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा 2 and 1, और m का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दैट इज x and 0, क्योंकि यहां पे y की वैल्यू 0 होगी, पॉइंट इज ऑन x एक्सेस। अब देखो im निकालेंगे तो डिस्टेंस ऑफ im इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ me होगा, डिस्टेंस ऑफ im इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ me, दोनों तरफ रूट रूट आएगा, कैंसिल हो जाता है, हमें पता है, ठीक है। क्या लेंगे, जो इनर वैल्यूज है वो लेते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इधर भी यही होगा, जल्दी से पट 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 हम लिख लेते हैं इसको, ठीक है, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। लेट अस सी im का क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 दैट इज x माइनस -1। वैल्यूज पुट करने में बहुत ध्यान देना है, ठीक है, मैं चाह रहा हूं आज ही ये कंप्लीट हो जाए, इसलिए आई एम गेटिंग अ बिट फास्टर, ठीक है। तो x2 माइनस x1 im के लिए क्या हो जाएगा, दैट विल बी x माइनस -1, दैट विल गिव यू व्हाट, ठीक है। और im के लिए y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर। किसी को पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो चैट बॉक्स में लिख सकता है। अब हम me पे आएंगे, me के लिए ये जो डिस्टेंस होगी, इसके लिए हम करेंगे x2 माइनस x1 दैट इज x माइनस 2 होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 दैट इज गोइंग टू गिव यू व्हाट, 0 माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। यही तो होगा, एक बार रीचेक कर लेते हैं, सब कुछ सही है, यस, ठीक है। अब देखो 0 माइनस 1 यहां से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी आपको -1 होल स्क्वायर देगा, ये भी -1 होल स्क्वायर, ओके। x प्लस 1 होल स्क्वायर इज गोइंग टू गिव यू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, x माइनस 2 होल स्क्वायर इज गोइंग टू गिव यू x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x, ठीक है। x स्क्वायर कैंसिल, -4x, यस, ठीक है। तो -4x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज 6x, और +1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, दैट विल गिव यू, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 0, क्योंकि y की वैल्यू क्या रहेगी 0, हमें x की वैल्यू चाहिए थी, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 1/2। एनी डाउट, जल्दी जल्दी बताओ, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, अभी कर ले। शिजान मोहिमिन से कह देगा थोड़ा सा वेट कर ले, ठीक है। और जुवेरिया को मैसेज कर दें। Juveria, I will join a little bit late because I'm just taking a class 10. We have to cover the course now. Only 2 questions are left, so I will join 2 minutes late, okay? शीजान, क्या कंफ्यूजन था तुम्हें, तुम्हारा मैसेज आया है, तो टुडेज क्लास और नॉट, अभी मैंने देखा, अभी मैंने जब मोबाइल उठाया। टाइम टेबल में सब लिखा होती, सब कुछ लिखा होती। आगे बढ़ती। Okay, so what it says, what are the coordinates of the position of a player Q such that his distance from K is twice his distance। अब देखो distance की बात कर रहा है, so let us see कि distance एक लाइन में है या फिर नहीं है। अगर एक लाइन में है तो twice बोलने का मतलब रेशियो डबल, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला, what are the coordinates of a position of a player Q, क्या Q यहां पे दिया हुआ है, नहीं, कोई प्लेयर Q है, such that his distance from K is twice his distance from E and K, Q and E are collinear। अब सीधा सीधा बोल दिया K, Q, E collinear है, लेकिन ये जो प्लेयर Q है उसकी डिस्टेंस K से क्या है, twice his distance from E। तो let us take K, this is K and this is E, this is making what, a straight line। E के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 2 1 और K के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -4 1।
तो Q की डिस्टेंस K से क्या है, ट्वाइस से, यही तो कह रहा है, यस। हाँ, जितनी डिस्टेंस उसकी E से है उससे ट्वाइस, यानी कहीं ये इस टाइप से लाई कर रहा है Q। क्लियर? तो कह रहा है प्लेयर Q के कोऑर्डिनेट्स निकालो। अब देखो ये जो KQE है लाइन में है, ट्वाइस बोलने का मतलब क्या हो गया, रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। दैट्स इट। तो यहां पे M1:M2 क्या आ जाएगा, व्हाट इज M1:M2, दैट इज 2:1, या K:1 क्या आ जाएगा यार, M1/M2। तो क्या होगा, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू व्हाट, क्योंकि 2/1 तो 2 ही रहेगा ना। ठीक है, तो अब यहां पे हमें निकालना है x और y। तो x क्या हो जाएगा, दैट विल बी M1x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। सो M1 क्या हो जाएगा, व्हाट इज M1, 2। ठीक है, M1 हो जाएगा हमारा 2, x2 क्या हो जाएगा, x2 ये है, दैट इज 2 प्लस M2 हमारा है 1, और x1 क्या है, k का कोऑर्डिनेट, दैट इज -4 होल अपॉन M1 प्लस M2, दैट इज 2 प्लस 1, व्हाट इट इज यू आर गोइंग टू गिव यू, 4 -4, दैट इज गोइंग टू गिव यू 0। तो पहले आंसर हम देख लेते हैं कि इसमें 0 x की जगह आ रहा है, a की जगह आ रहा है, b होगा। बाकी में कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। अगर हमारा आंसर एकदम करेक्ट है तो चलिए क्रॉस चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को और देखें क्या आ रहा है, 0 1 आ रहा है, यस। तो इसका मतलब हमारा क्या आंसर करेक्ट है। तो हमें आगे सॉल्व, क्योंकि देखो यहां पे पहले में 0 एक ही पे आ रहा है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे y निकालने के लिए। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इट सेज, द पॉइंट ऑन y एक्सिस। देखो कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे होगा तो उसके y की वैल्यू क्या होगी, होगी कोई ना कोई, x की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 0। तो y एक्सिस पे है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम b एंड c, यानी b और c से इक्विडिस्टेंट है। वेयर इज b, वेयर इज b, ये है, और दिस इज c। तो कोई पॉइंट y एक्सिस पे है, ये पॉइंट b से और ये पॉइंट c से, मान लो ये पॉइंट हमारा है s, ठीक है, इक्विडिस्टेंट है। तो पॉइंट y एक्सिस पे है, तो इसका मतलब इसके x की वैल्यू क्या होगी, 0, y की कोई ना कोई वैल्यू होगी। इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 48 सॉल्व किया। ठीक है, तो देखो 0 यानी x की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो यहां पे सिर्फ दो ही ऑप्शन है जिसमें x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसका a और b हो गई नहीं, a और c हो गई नहीं। ठीक है, तो b और d में से होगा। तो लेट अस सी द आंसर। देखो सॉल्व करने का वही मेथड है जो अभी हमने किया था इक्विडिस्टेंट वाला। ठीक है, उसके अलावा नहीं करेंगे, सेम वही, बस वैल्यूज पुट करेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, दैट इज 0 1 डी हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इसीलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ओके, क्योंकि हम वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 48 में किया था। तो यहां पे आपका टर्म 1 का सैंपल पेपर स्टैंडर्ड खत्म होता है। कल हम स्टार्ट करेंगे बेसिक। ठीक है, बेसिक सैंपल पेपर का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। कोई कुछ और डिस्कस करना है, मतलब हालांकि टाइम ऑलरेडी ओवर हो गया है, बट एनीथिंग टू से, कल जिनका प्री बोर्ड है भाई बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करना। जो चीजें बताई गई हैं टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो जानते हैं वो आप ही जानते हैं, और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। थोड़ी बहुत नर्वसनेस अच्छी चीज होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रैटेजीज, जो सारी चीजें डायरेक्शंस दिए गए, अगर वो प्रैक्टिस करेंगे तो प्री बोर्ड में 40 आउट ऑफ 40 लाना कोई मुश्किल बात नहीं है। और जैसे ही प्री बोर्ड देके आ जाए तो कृपया करके वो जो पेपर है वो कम से कम दिखाइएगा, बैग में रख के, कहीं मोड़ के किनारे कहीं मत रख देना, उसको दिखाना कि क्वेश्चन क्या दिया गया है। और अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मुझे पता रहे कि हाँ बच्चे को क्वेश्चन पूछना है, तो हो सकता है मैं थोड़ा सा टाइम रिड्यूस कर दूं और उन क्वेश्चंस को देख लेंगे। दैट्स इट। ठीक है,
Okay, okay, okay. No, Shizan, I am live. The students are joined here. I am live here, okay? My master screen is working well. Means I'm streaming from my side. Okay then. Stay home, stay safe. Goodbye.